Student, now we will discuss chapter 9 of history, social and religious awakening in India. चैप्टर 9 हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इंडिया में कैसे सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड रियलाइजेशन ऑफ डिफीट बाय ए फॉरेन पावर गेव बर्थ टू न्यू अवेकनिंग. इंडिया में वेस्टर्न कल्चर के आ जाने के कारण से इंडिया में फॉरेन पावर जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी. इट वॉज evident that a vast country like India had been colonized by a handful of foreigners because of certain deep-rooted awakening of Indian society. ये ऐसे सबूत भी मिले हैं कि इंडिया ऐसे बड़े कंट्री में ये फॉरेनर्स जो थे ये यहाँ पे इन्होंने भारतीय समाज को धीरे धीरे कमजोर कर दिया था अपनी सभ्यता को ला करके. सर्टेन विजनरीज ऑफ इंडियन began to analyze the weakness of their society and thought of ways of eradicating those weaknesses. ऐसे में उन्होंने यहाँ पर भारतीय सोसाइटी को देखा, विचार किया कि यहाँ को धीरे धीरे इसको कमजोर किया जा सकता है और उन्होंने भारतीय सोसाइटी को कमजोर भी किया. वन मेजर इशू टेकन अप बाय सोशल रिफॉर्मर्स was the exploitation and discrimination done to the Indian women. और एक बहुत बड़ा इशू था कि भारत के समाज सुधारकों द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था भारतीय महिलाओं को. भारतीय महिलाओं का बहुत शोषण किया जा रहा था, इनको इग्नोर किया जा रहा था, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा था. मेनी वुमेन वर फोर्स्ड टू कमिट सती. कई औरतों के ऊपर, कई महिलाओं के ऊपर दबाव डाला जाता था सती के लिए. Women were also victims of polygamy as men could have more than one wife. महिलाओं के ऊपर ये दबाव बनता था. कई ऐसे सबूत भी मिले हैं कि बहुविवाह की प्रथा थी. एक पुरुष की कई स्त्रियां होती थी, कई पत्नियां होती थी. रिफॉर्मर्स took up the challenge of fighting for the rights and dignity to women. और समाज सुधारकों ने इसको एक चैलेंज की तरह लिया और इसमें भी उन्होंने किया काफी कुछ किया. Position of women in Indian society. During the 19th century, Indian society faced many social evils such as sati pratha, female infanticides and child marriage. 19th century में भारतीय सोसाइटी को बहुत सारी सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें सती प्रथा है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसमें महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, मतलब उसके बाद चाइल्ड मैरिज का काम होता था, चाइल्ड मैरिज भी होती थी, बाल विवाह. The condition of widows was also very miserable. विधवाओं की कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब थी. They were not allowed remarriage. विडोज को फिर से रीमैरिज करने की परमिशन नहीं होती थी. They were not given equal status in men dominated society. उनको पुरुष समाज में बहुत ज़्यादा उनको अधिकार नहीं मिलते थे, समान अधिकार नहीं मिलते थे. एट दिस टाइम देयर इमर्ज्ड मेनी सोशल रिफॉर्मर्स एंड थिंकर हु डिड देयर बेस्ट टू रिमूव सच सोशल इविल्स प्रिवेलिंग. और इसी समय में कई समाज सुधारक और थिंकर्स आगे आए, उन्होंने इस सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए प्रयास किए सोसाइटी में. दीज थिंकर्स, फिलोसफर एंड रिफॉर्मर्स लेड स्ट्रेस ऑन नीड टू सेड बैकवर्डनेस. और इन थिंकर्स ने समाज सुधारकों ने प्रयास तो किया, काफी कुछ किया. सम एजुकेटेड इंडियंस आल्सो केम फॉरवर्ड टू लीड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट. कुछ इसमें से पढ़े लिखे भारतीय जो थे वो भी आगे आए और इस समाज में सुधारकों का काम किया. क्रूसेड अगेंस्ट सती. सती के लिए क्या विरोध हुआ, क्या इसके लिए रिफॉर्म हुई, अब इस हेडिंग को हम पढ़ेंगे. सिंस एंशिएंट टाइम सती प्रथा वाज प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी. एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में, प्राचीन समय में सती प्रथा एक बहुत ही प्रचलित बुराई समाज में थी. इट वॉज एन इलीगल प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग द वाइफ ऑन हर हस्बैंड्स फायर. इसमें अवैध तरीके से यह होता था कि वाइफ को अपने पति की चिता पर ही जलकर मरना होता था. ओल्ड हिंदू स्क्रिप्ट
Agni Puran also mentioned about this practice, which was also known as सहगमा, इसको सहगमा नाम से माना जाता है, अग्नि पुराण में मिला हुआ था। एट दैट टाइम बट वॉज प्रिवेलिंग ओनली एमंग द सर्टेन सोसाइटी ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये जो सहगमा थी, सती प्रथा की जो प्रथा थी, ये भारतीय समाज के कुछ जगह पर लागू थी, कुछ सोसाइटीज में लागू थी। ओनली राजपूत वुमेन वर फॉर्स्ड टू एम्ब्रेस सती, केवल राजपूत महिलाओं को ही ऐसा करने के लिए ज्यादा दबाव बनाया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज मोर एक्यूट इन बंगाल, बंगाल में तो ये ज्यादा प्रभावित थी। वेर एन 1828 मोर देन 450 इंसिडेंट्स ऑफ सती वॉज रिकॉर्डेड। 1828 के बीच में 450 केसेस सती के मिले। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया डिड नॉट इंटरफियर इन दिस मैटर, कंसिडरिंग इट एज रिलीजियस मैटर ऑफ द इंडियंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इंडिया में, उसने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और उसने इसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करने के कारण बाद में इसमें उन्होंने कहा कि ये रिलीजियस मैटर है भारत का, इसलिए हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। द ग्रेट इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स राजा राम मोहन राय ट्राइड टू रेज दिस content and concern through his writings of this inhuman practice of widow burning, and said it had no sanction in the ancient text। और इस समय में राजा राम मोहन राय भारत के समाज सुधारक थे। ये आगे आए और उन्होंने अपनी कई पुस्तकों में कई जगह पे लिखा कि ये जो है अन्यायपूर्ण व्यवहार है, और इस प्रकार से उन्होंने लिखा कि ये जो बर्निंग है, ये सती प्रथा का जो है, इसको इन्होंने लिखा बहुत खराब है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी कई टेक्स्ट में उन्होंने लिखा है, ही विजिटेड द बर्निंग हार्ट्स एट कलकत्ता, नाउ कोलकाता टू परस्यूड द रिलेटिव्स ऑफ विडोज टू गिव अप देयर प्लान्स ऑफ कंप्लेनिंग द विडोज टू कमिट सती। और इसके लिए उन्होंने कलकत्ता के कई घाटों पर विजिट किया, कलकत्ता जो आज कोलकाता नाम से जाना जाता है, वहां विजिट किया, वहां पर गए और उन्होंने देखा कि कई सारी विधवाओं को सती के लिए दबाव बनाया जाता था। He organized a group of like-minded people who kept a strict watch to prevent any attempts to force the widows to commit sati। और इसके लिए उन्होंने समाज का एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना करके बहुत सारे उन्होंने इसके लिए प्रयास किए कि ये जो है विधवाओं को सती के लिए मजबूर ना किया जाए। Many British officials also found the system of sati repulsive, and they were willing to listen to राजा राम मोहन राय। कई अंग्रेज अधिकारी थे, कई अंग्रेज उच्च पद के अधिकारी थे, उन्होंने भी राजा राम मोहन राय का साथ दिया इस सिस्टम में। फाइनली इन 1829 गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक पास्ड ए लॉ बैनिंग द हॉरेबल कस्टम ऑफ सती। और बाद में 1829 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उनके संरक्षण में एक बिल पास हुआ, जो कानून पास हुआ, जिसमें कि सती को बैन कर दिया गया। ही फाउंडेड ए सोशल एसोसिएशन कॉल्ड ब्रह्म समाज इन 1830 एंड ट्राइड टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी बाय एडॉप्टिंग द रेशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच ऑफ वेस्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन। बाद में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1830 में, जिससे कि भारतीय समाज में सुधार किया जा सके, और जिससे जो है भारत के लोगों को समान अधिकार महिला और पुरुषों को दिलाया जा सके। राजा राम मोहन राय वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन हु ब्रॉट मॉडर्न आइडियाज इन द कंट्री। राजा राम मोहन राय ही थे जिन्होंने वेस्टर्न जो एजुकेशन थी उसको जो है यहाँ पर मॉडर्नाइज में इन पर ये लाए। He understood that only by modern Western education Indians should be able to get freedom and equality। राजा राम मोहन राय का मानना था कि सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन से ही भारतीयों को शिक्षित किया जा सकता है और उनको इक्वलिटी यानी कि समान अधिकार और आज़ादी दिलाई जा सकती है। पोजीशन ऑफ विडो एंड विडो रीमैरिज, इस हेडिंग पे आप डिस्कस करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ विडो वाज ऑब्जर्व्ड एज ए सीरियस प्रॉब्लम इन द इंडियन सोसाइटी। जो विधवा की कंडीशन थी भारतीय समाज में बहुत ही खराब थी। ड्यू टू पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज, एज्ड मैन मैरिड यंग गर्ल्स
कई सारे बहु विवाह में होने के कारण से कई सारे बाल विवाह हो जाते थे और यंग लड़कियों की शादी हो जाती थी। एज ए रिजल्ट मेनी यंग वुमेन बिकेम विडोज एट यंग एज। और इसका परिणाम क्या होता था, कई सारी जो लड़कियां थी यंग एज की वो विधवा हो जाती थी। दे वर नॉट अलाउड टू रीमैरी आफ्टर द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड। और उनको फिर से पुनर्विवाह करने की आजादी नहीं होती थी विधवाओं को। दे वेर मेनी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन देम, लाइक दे वर अलाउड टू ईट ओनली वंस इन ए डे। उनके साथ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस, कई सारे नियम लगाए गए थे, कड़े नियम लगाए गए थे कि उनको सिर्फ एक समय का ही खाना खाने की परमिशन होती थी। एफर्ट्स टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ विडोज लेड टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट। और इसलिए विधवाओं की कंडीशन में सुधार करने के लिए उन्होंने एक कानून पास कराया जिसका नाम था विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ईश्वरचंद विद्यासागर was a great Sanskrit scholar and humanist with immense sympathy for the poor, the unfortunate and the opposed। ईश्वरचंद विद्यासागर ऐसे महान संस्कृत के स्कॉलर थे जिनको की गरीबों से सिंपैथी थी और उन्होंने भी इसका विरोध किया। He is remembered gratefully by the countrymen for his long struggle in favor of widow remarriage। ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया विधवा पुनर्विवाह के लिए। He strongly condemned the misery and oppression of the Hindu widow, and after studying the ancient text boldly suggested that widows could remarry। और उन्होंने इसके लिए कई सारी पुस्तकों में ये लिखा भी और इसके बारे में अध्ययन करने के बाद उन्होंने इसके लिए सजेस्ट किया कि विधवाओं को पुनर्विवाह करना चाहिए और इसका पुनर्विवाह कराना चाहिए। ग्रेजुअली द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। फाइनली इन 1856 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द विडो रीमैरिज एक्ट। और अंत में इसके लिए विधवा पुनर्विवाह के लिए भारत के कई सारे हिस्सों से इसके लिए सपोर्ट मिला और बाद में 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विडो रीमैरिज एक्ट का कानून पास कर दिया। लेटर ऑन 1874 राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट वाज इनेक्टेड। और इसी के बाद 1874 में राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट भी पास कर दिया गया। दिस एक्ट गेव विडो ए राइट ऑन हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। और इसके बाद विडो महिलाओं को अधिकार मिला कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनको भी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। बट शी वाज नॉट अलाउड टू डिस्पोज ऑफ सच प्रॉपर्टी। लेकिन इनको इसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की परमिशन नहीं होती थी। नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करेंगे चाइल्ड मैरिज। दिस सोशल इविल आल्सो प्रिवेल्ड इन इंडियन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। चाइल्ड मैरिज की भी प्रथा भारतीय समाज में बहुत प्रचलित थी। बाल विवाह जिसको कहा जाता है, इट वॉज प्रैक्टिस एज ए सेफ्टी मेजर बिकॉज इट एंशिएंट टाइम अराउंड 8th century AD ऑनवर्ड्स इंडिया वॉज बीइंग इन्वेडेड बाय फॉरेन इन्वेडर्स। ये जो प्रथा थी ये भी यहां पर बहुत प्रचलित थी 8th century के समय में। और यहां पर इस समय जिस समय फॉरेनर्स आए थे, द इन्वेडर्स टुक अवे द यंग गर्ल्स एज स्पॉयल ऑफ वॉर्स। और इस समय में जो इन्वेडर्स थे वो यंग गर्ल्स को वॉर्स में इसके लिए यूज कर रहे थे। सो बॉयज एंड गर्ल्स वर मैरिड अर्ली टू प्रोटेस्ट यंग गर्ल्स फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन। और इसीलिए लड़के और लड़कियों की बालपन में ही शादी कर दी जाती थी। सो मेनी सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर एंड दयानंद सरस्वती एडवोकेटेड द एबॉलिशिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज। और इसीलिए बाद में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर और दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह को इसका निंदा की और इसको खत्म कराया। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1891। और इसी कारण से बाद में एक कानून पास किया गया 1891 में। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट till the age of 12 years a girl should not be forced to have physical relation with her husband। इसमें कानून में यह बताया गया था कि 12 साल की होने तक किसी भी लड़की का उसके पति के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं हो सकता है। अनदर एक्ट नोन एज शारदा एक्ट 1929 फिक्स्ड 14 years एज फॉर फीमेल एंड 16 years फॉर मेल टू मैरी। और बाद में एक कानून पास किया गया जिसका नाम था शारदा एक्ट 1929 में, जिसमें लड़कियों की एज 14 ईयर और लड़कों की एज 16 ईयर डिसाइड की गई। उसके बाद है नेक्स्ट है फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, प्रैक्टिस ऑफ किलिंग ए गर्ल चाइल्ड इज नोन एज फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। गर्भ में ही गर्ल चाइल्ड का पता लगा करके उसको मार देना,
उसको फीमेल इन्फेंटिसाइड्स कहा जाता था। वाइल लीगल प्रैक्टिस, वाइल इलीगल प्रैक्टिस, इसको इलीगल प्रैक्टिस, अवैध कहा गया, ऑफ किलिंग ऑफ फिटस ऑफ अनबॉर्न बेबी गर्ल्स इन टर्म एज फीमेल फोर्टिसाइड्स। गर्भ में ही इसका जानकारी करके कि बच्चा लड़की है अगर ये पता चल जाता था तो उसको गर्भ में ही मार देना, ये फीमेल फोर्टिसाइड कहा जाता था। The British colonial government in India deped on this topic and listed those community tribals who practice it। और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस टॉपिक पर इसको भी डिस्कस किया, ये भी प्रथा खराब थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एक्ट इनेक्टेड इन 1870 गेव प्रोविजनल गवर्नमेंट इमेंस पावर टू प्रिवेलिंग किलिंग ऑफ बेबीज एंड आल्सो पनिश दोज हु कमिटेड दिस क्राइम। और इसके लिए एक कानून पास किया गया 1870 में, जिसमें कि गवर्नमेंट ने ये रूल पास किया कि बेबी को गर्भ में मारा जाना ये बहुत ही अपराध है और ऐसा इसको अपराध माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वुमेन्स एजुकेशन। अब वुमेन्स की एजुकेशन के लिए नेक्स्ट प्रथा पास की गई थी कि वुमेन की एजुकेशन के लिए। Many reformers felt the education for girls was necessary in order to improve the condition of women। कई समाज सुधारकों ने माना कि और इस तरीकों से महिलाओं के बारे में विचार किया गया कि इनको बिना शिक्षा दिए इनका विकास नहीं हो सकता है। When schools were first opened in the mid 19th century, many people opposed them because they believed that girls should not be exposed to the outside world। जब महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला गया 19th सेंचुरी में तो इसका बहुत विरोध हुआ। ये कहा गया कि महिलाओं के लिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। विद्यासागर वाज ए पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग वुमेन्स एजुकेशन इन बंगाल। और बाद में विद्यासागर ने बंगाल में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक स्कूल खुलवाया। ही ऑर्गेनाइज्ड 35 गर्ल्स स्कूल इन बंगाल, मेनी ऑफ विच ही रैन एट हिज ओन एक्सपेंसेस। और उन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल बंगाल में खुलवाए, जिसमें कई जो है उन्होंने अपने पैसे से खुलवाए। एज सेक्रेटरी टू द बेथुन स्कूल ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। और बेथुन स्कूल के सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने कई सारे हायर एजुकेशन के लिए महिलाओं के लिए खुलवाए स्कूल। दादा भाई नौरोजी लेड द फाउंडेशन फॉर फीमेल एजुकेशन इन बॉम्बे। दादा भाई नौरोजी ने फीमेल की एजुकेशन के लिए, महिलाओं की एजुकेशन के लिए बॉम्बे में स्कूल खुलवाए। ही वॉज पार्टनर इन द एस्टेब्लिशिंग द स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोशल सोसाइटी इन बॉम्बे विच टुक द लीड इन प्रमोटिंग फीमेल एजुकेशन। और दादा भाई नौरोजी ने कई सारे इस प्रकार से स्कूल खुलवा करके बॉम्बे में महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। He went from door to door urging the parents to send the girls to school for education। और दादा भाई नौरोजी पेरेंट्स से उनके डोर टू डोर हर घर गए और घर घर जा करके उन्होंने पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट किया कि वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजें, यानी पढ़ने के लिए, लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। ही वॉलंटियर टू टीच विदाउट टेकिंग मनी व्हेन द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल वाज ओपनड बाय द सोसाइटी इन बॉम्बे। और इसके लिए उन्होंने कोई मनी भी, वो फीस भी नहीं लेते थे जो लड़कियों को पढ़ने के लिए जो बॉम्बे में स्कूल खुले थे। अदर रिफॉर्मर्स इन महाराष्ट्र लाइक ज्योतिराव फुले started a girls school at Pune and soon many other school come up in region। और इसी में ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र में उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल पुणे में खोला जिसमें कि लड़कियां स्कूल आती थी। बाय 19th century schools for girls were set up by the आर्य समाज इन पंजाब। 19th सेंचुरी में आर्य समाज ने पंजाब में स्कूल लड़कियों के लिए स्टेब्लिश किया। इन मुस्लिम हाउस होल्ड इन नॉर्थ इंडिया सम वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरबिक। कई मुस्लिमों ने नॉर्थ इंडिया में, जिसमें पाया गया कि महिलाएं जो थी वो पढ़ती थी कुरान अरबिक में। सम रिफॉर्मर्स इवन रेम इंटरप्रिटेड द वर्सेस ऑफ कुरान एंड ट्राइड टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन। कई सोशल रिफॉर्मर्स ने ये पाया कि महिलाएं कुरान ये पढ़ सकती थी, उनको पढ़ने के अंदर उनके अंदर योग्यता आई थी, यानी कि उन्होंने पढ़ना सीख लिया था। उर्दू नॉवेल्स टू इनकरेज्ड वुमेन टू रीड अबाउट रिलीजन एंड हाउ टू
मैनेज देयर हाउस होल्ड सो दैट दे कुड बिकम अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कई सारी उर्दू नावल भी आई थी, इसमें महिलाएं इसको पढ़ती थी, घर में उनके लिए मैनेज किया जाता था। केशव चंद्र सेन एडवोकेट दैट वुमेन शुड आल्सो बी एजुकेटेड। केशव चंद्र सेन ने भी महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया था। एजुकेशन एज वेल एज इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन वर एट द फोरफ्रंट ऑफ हिज प्रोग्राम। और कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने महिलाओं की शिक्षा के लिए समर्थन किया, उनके लिए प्रोग्राम बनाया। मैक्स मुलर द ग्रेट हिस्टोरियन सेड ऑन हिज डेथ, इंडिया हैज लॉस्ट हर मोस्ट इमिनेंट सन। और मैक्स मुलर ने अपनी बाद में अपनी डेथ के समय में ये लिखा था, डेथ के पहले मैक्स मुलर द ग्रेट हिस्टोरियन सेड ऑन हिज डेथ पे उन्होंने कहा था कि इंडिया ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट सन जो है ये खो दिया है। नेक्स्ट हेडिंग है वुमेन स्टेप इनटू राइटिंग। महिलाओं ने अब लिखना शुरू कर दिया। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी मेनी वुमेन ट्रेंड टू बी डॉक्टर्स एंड टीचर्स। एंड 19th सेंचुरी की एंड होने तक कई महिलाएं डॉक्टर और टीचर भी बन चुकी थीं। सम ऑफ देम स्टार्टेड राइटिंग एंड पब्लिशिंग देयर व्यूज अपॉन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। कई ने तो लिखना भी शुरू कर दिया था सोसाइटी में। इन बंगाल द अर्ली 19th सेंचुरी रास सुंदरी देवी यंग मैरिज गर्ल learn to read in the secrecy of her kitchen। राज सुंदरी देवी एक यंग गर्ल थी जिसने कि अपने किचन में उन्होंने जो है पढ़ना सीखा था। लेटर शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन। इट वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज। और बाद में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा जो कि अमर जीवन नाम से प्रचलित हुई, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के बारे में बंगाली लैंग्वेज में लिखा था। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी अदर वुमेन राइटर्स लाइक कैलाश वासनी देवी इन बंगाल, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई इन महाराष्ट्र रोट अबाउट हाउ women were exploited at home, kept in ignorance and forced to do hard domestic labor and treated unjustly by their family members। बाद में कई सारी महिलाओं ने, जिसका नाम ऊपर बताया गया, इन्होंने लिखा कि कैसे शोषण इनका किया जाता था, कैसे इनको दबाव बनाया जाता था, घर में लेबर करने के लिए इनके साथ अन्याय किया जाता था फैमिली मेंबर्स के ही द्वारा। पंडिता रमाबाई फाउंडेड ए विडोज होम एट पूना वेयर द विडोज who were treated badly by their husband relatives could take shelter। और पंडिता रमाबाई ने फाउंड किया था विडोज के लिए होम पूना में, जहां पर विडो महिलाओं को रखा जाता था जो अपने हस्बैंड और रिलेटिव्स के साथ परेशान की जाती थी या ट्रीट की। वुमेन्स रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल्स। in 20th century women played an active role in struggle for freedom। और 20th सेंचुरी में महिलाओं ने आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया था। दे पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर ऑफ एगिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इन द नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लेड बाय गांधी जी। और कई सारी महिलाओं ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो कि गांधी जी ने चलाया था उसमें भाग लिया था। कई महिलाओं ने बंगाल के पार्टीशन का विरोध किया था। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी टू ए बिग स्टेप फॉरवर्ड विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। और महिलाओं ने आज़ादी की लड़ाई में कई सारे कदम उठाए थे जिससे कि आज़ादी मिल सके। फुल वोटिंग राइट्स वर गिवन टू वुमेन, जिसमें कि उन्होंने महिलाओं को फुल वोटिंग राइट दिया जाए इसके लिए भी आंदोलन किया था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटेड कंप्लीट इक्वलिटी टू मेन एंड वुमेन। भारतीय संविधान में महिला और पुरुषों को बराबर का अधिकार दिया गया है। चैलेंजेस फेस्ड बाय रिफॉर्मर्स। जो रिफॉर्मर्स थे उनको कई सारे चैलेंज को भी, परेशानियों को भी स्वीकार करना पड़ा। When the social reformers were aiming at the reforming the society, at the same time they were opposed by orthodox section of Indian society। जब समाज सुधारकों ने महिलाओं के पक्ष में कई सारे काम करने शुरू किए तो कई पुराने विचारधारा के लोगों ने इसका विरोध किया, कई अंधविश्वासी लोगों ने इसका विरोध किया। ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ ए सोसाइटी was not in favor of any type of reform। जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था वो कोई भी समाज सुधार को पसंद नहीं करता था। while the reform proclaimed the sculpture did not sanction subjugation of women। कई सारे तो इसका बहुत ज्यादा विरोध करते थे। the different opinions put forward by reformers not only led to debates but the attacks on reformers। कई बार तो इसके लिए जो रिफॉर्मर्स को डिबेट ही नहीं करने जाता था उनके ऊपर अटैक भी किया जाता था।
एजुकेटेड पीपल फ्रॉम द इंडियन मिडिल क्लास came forward to reform the Indian society. The work done by them is still remembered today. कई सारे जो पढ़े लिखे समाज का वर्ग था उन्होंने इसके लिए बहुत सारा सुधार किया. The caste system, Indian manuscript and religious book gave us vivid account that Indian society was Varna based since long time. अगर इंडिया का जो आप वेद शास्त्र या रिलीजियस बुक पढ़े तो उसमें पाया गया है कि वहां पर वर्ण सिस्टम था. द इंडियन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 वर्णाज, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज. भारत का जो समाज था 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. द टर्म caste reform to further strict division of Indian society which segregated some sections from the mainstreams. अगर यहां पर देखें तो भारतीय समाज जाति में बटा हुआ था. कास्ट सिस्टम क्रिएटेड इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस, और इस जाति प्रथा के कारण समाज में अन्याय और असमानता थी. द पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट वर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. जो यहाँ का पिछड़ा लोअर कास्ट के लोग थे इनको बहुत सारी अवसर नहीं प्राप्त होते थे, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. अनटचेबिलिटी वाज अनदर प्रैक्टिस विच वाज फेस्ड बाय द लोअर कास्ट. छुआछूत यहां बहुत ज्यादा था जिसके कारण लोअर कास्ट को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. दिस सिस्टम वाज प्रिवेलेंट इन इंडियन सोसाइटी एंड टिल डेट इज प्रैक्टिस इन सम ऑफ द अदर फॉर्म. और ये भारतीय समाज में बहुत प्रचलित था. विद द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन मेनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स केम फॉरवर्ड टू रिमूव द इविल ऑफ ए कास्टिज्म प्रिवेलिंग इन सोसाइटी. बाद में बहुत सारे समाज सुधारकों ने इसको समाप्त करने का काम किया. नेक्स्ट हेडिंग है इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल आल्सो क्रिएटेड ए कंडीशन टू चैलेंज द कास्ट सिस्टम. ब्रिटिश सिस्टम में भी कई सारे इन्होंने यहां पर देखा कि यहां पर भारतीय समाज में जाति प्रथा मौजूद है. एज सिटीज वर डेवलप्ड there was working in upcoming factories and jobs were available in roads and building construction sites too. और धीरे धीरे यहाँ पर सिटी डेवलप हुए, कई सारे नए शहर बने, कई सारी फैक्ट्रियां आई, कई सारे जॉब हुए और रोड बनाई गई, कई सारी बिल्डिंग बनाई गई. पीपल फ्रॉम द विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, मेनी ऑफ देम from lower caste began to move in the cities where there was demand for labor. और उसके बाद छोटे शहरों से, छोटे गांवों से लोग शहरों की तरफ बढ़े. लोअर कास्ट के लोग वहां जाते थे, मूव करते थे, वहां पर वो लेबर के रूप में काम करते थे. एज पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट लिव्ड एंड वर्क टुगेदर इन सिटीज, और वो फिर जो है वो सिटीज में वहां पर रहना उन्होंने शुरू किया. देयर वाज नेचुरली मास कॉन्टैक्ट अमंग पर्सन्स ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड द रिजिड separation between the different caste groups which exist in Indian village declined. और धीरे धीरे भारतीय जो यहाँ की जो जाति प्रथा थी यहाँ पर सिटीज में वो साथ साथ रहने लगे. जब शहर की तरफ बढ़े तो शहरों में वहां पर वो साथ साथ उन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे कास्ट जाति प्रथा में थोड़ी थोड़ी कुछ कमी तो आई. Which exist in Indian village declined. Joining the army was another option available to people lower caste. लोअर कास्ट के लोग आर्मी में भी धीरे धीरे जाने लगे. फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलोंगिंग टू महार कम्युनिटी एंड अनटचेबल कम्युनिटी इन महाराष्ट्र फाउंड जॉब्स इन महार रेजिमेंट्स. और यहाँ पर ये भी समस्या आई थी कि जैसे कि लोअर कास्ट में एक कास्ट होती है महार कास्ट, उनको महाराष्ट्र में सिर्फ महार कास्ट में महार रेजिमेंट में ही जॉब मिलती थी, वहाँ पर ही काम करते थे. रोल ऑफ social reformers and social changes. The social reformers attacked the inhuman social evils of caste system and untouchability as they created inequality and justice. और समाज सुधारकों को मिला कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई बार उनके पर अटैक भी हुआ कि जो समाज सुधार कर रहे थे, और उन्होंने समाज सुधारकों ने कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी में भी सुधार करने का प्रयास किया. The people belonging to lower caste were denied basic social and economic opportunity. Lower caste के लोग यहाँ पर आर्थिक समानता और सामाजिक समानता नहीं मिलती थी, जिसके लिए कि यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने और यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और प्रार्थना समाज की स्थापना की महाराष्ट्र में. और बाद में यहाँ पर इन समाज सुधारकों में 19वीं सेंचुरी में एक कास्ट सिस्टम के लिए भी लड़े. इन पर्टिकुलर दे कंडेम्ड द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. कई जगह पर तो इन्होंने इसके लिए इसकी निंदा भी की. दे आल्सो रियलाइज दैट नेशनल यूनिटी एंड नेशनल प्रोग्रेस कुड नेवर बी अचीव्ड एज लॉन्ग एज दीज डाउन ट्रॉडन पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर. कई बार उन्होंने महसूस किया कि भारत की एकता तभी संभव है जब यहाँ पर ये सब बुराइयां खत्म की जाएं, तभी भारत की एकता संभव है. उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर ज्योतिराव फूले. ज्योतिराव फूले
ही वॉज बॉर्न इन पूना महाराष्ट्र इन 1827। इनका जन्म जो हुआ था पूना महाराष्ट्र में 1827 में हुआ था। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ ए थॉमस पेने, ए वेल नोन इंग्लिश अमेरिकन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और ये इनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा था थॉमस पेने का, जो कि इंग्लिश अमेरिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। ही वॉज डीपली हर्ट बाय ऑब्जर्विंग द कास्ट सिस्टम एंड इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। और ये बहुत हताहत थे, इससे बहुत दुखी थे कि भारतीय समाज में जो असमानता का व्यवहार कास्ट सिस्टम है, ये बिल्कुल गलत है। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन ही वेंट टू अटेंड द मैरिज ऑफ हिज ब्राह्मण फ्रेंड्स वेयर ही वाज इंसल्टेड ऑन द नेम ऑफ कास्ट। और इनके साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें कि अपने एक ब्राह्मण मित्र के यहाँ शादी अटेंड करने गए थे, जहां पर इनको अपने नाम के कारण अपमान का सामना करना पड़ा था, ज्योतिराव फूले को। ही फाउंडेड सत्यशोधक समाज, और बाद में इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस समाज वाज टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ ए ऑप्रेस्ड पीपल। और ये सत्यशोधक समाज इन्होंने इसलिए बनाया था जिससे कि दबे कुचले लोगों के लिए कुछ अधिकार दिलाए जा सकें। ही डाइड इन 1890। थ्रू आउट हिज कैरियर ही वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सप्रेस्ड पीपल। और बाद में 1890 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने समय में इन्होंने लोअर कास्ट के लिए बहुत सारा कुछ किया। गोपाल हरि देशमुख इनका नेक्स्ट हेडिंग है। ही वॉज वेल नोन राइटर ऑफ मराठी, ये मराठी के वेल नोन राइटर थे। थ्रू दिस ही गेव द मैसेज ऑफ फाइटिंग द इविल ऑफ कास्ट सिस्टम प्रिवेलिंग इन सोसाइटी। और इन्होंने कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, इस बुराई को खत्म करने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। उसके बाद नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। जो ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद वाज नरेंद्र नाथ दत्ता, इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। ही वॉज फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन ऑर्गेनाइज बाय स्वामी विवेकानंद, स्टेट ऑन सोशल सर्विसेज एंड सोशल एक्शन एंड वाज नेम्ड आफ्टर हिज गुरु रामकृष्ण परमहंस। और ये जो है रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन के स्थापक थे। और इन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन ही डिड हिज बेस्ट टू रिकॉन्स्ट्रक्ट द सोसाइटी इन मेनी वेज। और उन्होंने सोसाइटी को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने का बहुत सारा प्रयास किया। ही फर्मली अपोज द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, इन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया और छुआछूत का विरोध किया। ही वॉज डिसिपल ऑफ रामकृष्ण, और ये रामकृष्ण के शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के। सिस्टर निवेदिता डिसिप्लिन ऑफ स्वामी विवेकानंद, और सिस्टर निवेदिता जो थी ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। एम्फेसिस अपॉन द अनकंडीशनल सोशल सर्विसेज, उन्होंने इसके लिए बहुत सारे बदलाव करने का प्रयास कराया था। बीइंग द चैंपियन ऑफ ह्यूमनिज्म शी फॉट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड अदर सोशल इविल्स। और इसने इनकी बहन ने इसके लिए कास्ट सिस्टम के विरोध में बहुत सारा काम किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कंदुकुरी वीरेशलिंगम। कंदुकुरी वीरेशलिंगम was born in 1847 in Orthodox Hindu family of आंध्र प्रदेश। इनका जन्म जो हुआ था आंध्र प्रदेश में 1847 में हुआ था। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ राजा राम मोहन राय, इनके ऊपर राजा राम मोहन राय का बहुत प्रभाव पड़ा था। इन 1876 ही स्टार्टेड ए मैगजीन नेम्ड विवेका वर्धनी, इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट किया था जिसका नाम था विवेका वर्धनी। इन तेलुगु में लिखी गई थी और ही विच वॉज टोटली डिवोटेड टू सोशल रिफॉर्म्स, और उसमें समाज सुधार के बारे में बताया गया था। विद हिज एफर्ट्स राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्मर्स एसोसिएशन was also found in 1878 which worked a lot of uplift the weaker section of society। और इसके बाद एक इनका एफर्ट था, राजा मुंद्री एक सोशल एसोसिएशन, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन उन्होंने बनाया था। he is known as first man who brought resonance in तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना रीजन के पहले ऐसे व्यक्ति थे। उसके बाद फिर है नेक्स्ट ईवी रामास्वामी नायक। ईवी रामास्वामी नायकर वाज ए वेल नोन रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ हिज टाइम, ये बहुत ही अच्छे सोशल रिफॉर्मर थे और ये पॉलिटिकल लीडर थे। ही वाज पॉपुलरली नोन एज द पेरियार, इनका पॉपुलर नेम जो था पेरियार था। ही वॉज बॉर्न इन 1897 इन नायकर कास्ट ऑफ तमिल रीजन, और इनका जन्म नायकर कास्ट में हुआ था।
ही एडवोकेटेड सोशल इक्वलिटी एंड फिलॉसफी ऑफ विच वाज बेस्ड ऑन द सोशल वर्क एंड जस्टिस। और ये जो थे सामाजिक समानता का ये समर्थन करते थे और समाज में समानता चाहते थे। नेशनलिस्ट लीडर लाइक महात्मा गांधी, राजा गोपालाचारी, विनोबा भावे वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज आइडियाज। महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी, विनोबा भावे इनके आइडिया से बहुत प्रभावित थे। ही स्पेंड मोर देन 50 इयर्स ऑफ लाइफ इन रिफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ लोअर कास्ट पीपल। और इन्होंने अपना 50 साल से ज्यादा का समय समाज सुधार में लगाया, लोअर कास्ट के लोगों की जीवन को अच्छा बनाने के लिए। इन 1930 ही बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ ए जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। 1930 में ये जस्टिस पार्टी मद्रास के मेंबर हो गए थे। लेटर ही टुक ओवर हिज पार्टी एंड रीनेम्ड इट्स द्रविडार कजगम। बाद में इन्होंने इस पार्टी का नाम द्रविडार कजगम रख दिया था। विच मीन्स द पार्टी ऑफ तमिल। इसका मतलब कि ये तमिल की पार्टी है। ही पास्ड अवे इन 1973 बट हिज वर्क डन बाय हिज पीपल ऑफ तमिल रीजन आर अनफॉरगेटेबल। और 1973 में इनकी डेथ हो गई, पर इनके वर्क को भुलाया नहीं जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु वाज बोर्न इन 1856 इन इजावा फैमिली। इनका जन्म श्री नारायण गुरु का 1856 में इजावा फैमिली में हुआ था। ही वॉज ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स एंड संत ऑफ हिज टाइम। ये अपने समय के बहुत ही बड़े रिफॉर्मर्स थे, सुधारक थे, समाज सुधारक। एट दैट टाइम ऑफ पीपल ऑफ हिज कास्ट वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स। इनको जो है अपनी इनकी कास्ट जो थी, इनके कारण इनको टेंपल में जाने की परमिशन नहीं होती थी। ही वॉज डिटरमाइंड टू इरेडिकेट द सोशल इविल एंड डिसेबिलिटीज इम्पोज्ड ऑन लोअर कास्ट। और इन्होंने इसका विरोध किया और इसको समाप्त करने का प्रयास किया। अंडर हिज गाइडेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड SNDPY, श्री नारायण धर्मा परिपालन योजना, ये इन्होंने बनाया था जिससे कि लोअर कास्ट के लोगों पर जो ये परेशानियां उठानी पड़ रही हैं इसको खत्म कराया जा सके। was started in 1903 to get entry into temples। और इस उन्होंने बताया कि टेम्पल्स में इनको भी घुसने की, अंदर जाने की परमिशन होगी। इन द रीजन ऑफ ए केरला, श्री नारायण गुरु डिक्लेयर्ड दैट ऑल पीपल शुड यूनाइट एंड कम टुगेदर अंडर वन सेक्ट, वन कास्ट, वन गुरु। और बाद में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि सभी को साथ आना चाहिए और वन सेक्ट, वन कास्ट, वन गुरु का फार्मूला अपनाया। ही फॉट ऑन हिज लाइफ टू गेट टेम्पल एंट्री राइट फॉर द अनटचेबल्स। और ये इसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, इन्होंने लड़ाई लड़ी कि जो है लोअर कास्ट के लोगों को भी टेंपल में जाने की परमिशन होगी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट played a significant role in weakening caste system, common participation in public demonstration, public meetings and सत्याग्रह struggles, weakened caste consciousness। और समाज की जाति प्रथा, समाज में जो इस प्रकार की बुराइयां थी, इसके लिए कई सारे आंदोलन करने के लिए इनका नाम आता है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट अपोज द कास्ट सिस्टम ऑफ फॉट फॉर इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। इसलिए समाज में सभी के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सभी जाति प्रथा, सभी के लिए इक्वल राइट्स, इसके लिए महात्मा गांधी का नाम आता है। ऑल हिज लाइफ गांधी जी kept the abolition of untouchability in the forefront of his people एक्टिविटीज। और महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल अनटचबिलिटी के खिलाफ लड़ते रहे। ही फाउंड द ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932 एंड स्टार्टेड ए वाइगस कैंपेन फॉर द रिमूवल ऑफ ए अनटचबिलिटी। और इन्होंने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की 1932 में और छुआछूत का विरोध करते रहे, अनटचबिलिटी का विरोध करते रहे। नेमिंग द अनटचेबल्स एज हरिजन। अनटचेबल्स को ये हरिजन कहते थे। हरिजन का मतलब और गॉड्स ओन पीपल, इसका मतलब भगवान के अपने लोग। गांधी जी बिलीव्ड इफ वी बिलीव दैट वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ वन एंड द सेम गॉड। अगर हमें बिलीव करें कि हम एक ही भगवान के बच्चे हैं तो ये जो है ये छुआछूत की बुराई खत्म हो जाएगी। सिमिलरली वाई द क्रूसेडिंग फॉर द टेम्पल एंट्री फॉर द हरिजन्स ही अर्ज इट is the one spiritual act that would assure the untouchables that they are not outcast before God। और उन्होंने हरिजन को अपना कहा और उन्होंने मंदिर में जाने की इनके लिए परमिशन दिलाई। साथ में उन्होंने कहा कि हरिजन के साथ ये भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर। ही वाज ग्रेट लीडर हु वाज बोर्न इन 1891। और ये बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने 1891 में इनका जन्म हुआ था महो विलेज ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश। महो विलेज मध्य प्रदेश में। ही हिमसेल्फ बिलोंग टू द लोअर कास्ट और इनका बिलीव करना था। सो ही हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अप्रेस्ड क्लास। महार कास्ट के, लोअर कास्ट के थे तो इनको भी ये समस्या का सामना करना पड़ा था। इन 1927 ही स्टार्टेड
टेम्पल एंट्री मूव टू क्वेश्चन द अनजस्ट प्रिंसिपल वाई लोअर कास्ट वर नॉट अलाउड टू एंट्री द टेम्पल्स। और उन्होंने इसके लिए बहुत सारा विरोध किया कि लोअर कास्ट को टेम्पल में जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। इन 1930s he took part actively in national politics and demanded separate electorates for untouchables। 1930 में इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और डिमांड किया कि इनके लिए अनटचेबल के लिए अलग से इलेक्टोरल यानी कि विधानसभा सीट इनके लिए अलग से इनके लिए दिया जाए विधानसभा सीट। He was also prominent members of a drafting committee and became the first law minister of free India। और ये इंडिया के ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान बना था उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कास्ट सिस्टम, इंडियन कास्ट इसमें जो है कास्ट सिस्टम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2 आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि लोअर कास्ट के लिए कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए बहुत अच्छे नियम बनाया गया है। एक तो आर्टिकल 15 है और एक आर्टिकल 17 है। Article 15 of Indian Constitution states that no Indian citizen shall be discriminated against on the basis of caste, creed, sex, on religion। आर्टिकल 15 में भारतीय संविधान के साफ साफ बताया गया है कि जो है कास्ट या क्रीड या सेक्स के द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड दैट प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म ऑफ एज ए पनिशेबल ऑफेंस। इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान में कोई भी अगर छुआछूत करता है ये अपराध माना जाएगा जो छुआछूत करेगा। The inhuman practice of untouchability now has been totally abolished by the Indian Constitution। और भारतीय संविधान में इसका घोर विरोध किया गया है और इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। The spread of education has also helped the people to change their approach towards casteism, especially untouchability। और untouchability छुआछूत को खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। The role of media and social organization in fighting against the social evil cannot be ignored। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन कई बनाए गए हैं, मीडिया का भी इसमें रोल बहुत होता है। Efforts of still being made to get rid of this evil in its least form but it is the still practice in remote areas। लेकिन आज भी भारत के दूर समाज में दूर गांव में ये प्रथा प्रचलित है। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है खत्म होता है। चैप्टर 9 हिस्ट्री का है क्लास 8th के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।